हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ 8वीं क्लास की हिंदी का पहला चैप्टर लाख की चूड़ियां को समझने के लिए। बट वेट, पहले एक छोटा टास्क। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में अपना नाम लिख दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1-1.5 महीना रहकर आते थे। गांव में उसे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। हरे लगे भी क्यों ना भला, क्योंकि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक को अपने मामा के घर जाने में सबसे ज्यादा खुशी इसी वजह से होती थी। जब वो वहां से लौटता तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां होती, इतनी सुंदर कि कोई भी बच्चा देखकर मोहित हो जाए। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहते थे। बदलू काका का मकान ऊंची जगह पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। इसी के नीचे बैठकर बदलू काका अपना काम किया करते थे। उनके बगल में भट्ठी जलती रहती थी जिसमें वो लाख पिघलाते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने के बाद वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते। उनके पास 4-6 अलग अलग आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रहती थीं, जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थीं। बदलू काका लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाते, फिर एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बनाते और फिर उन पर रंग करते। बदलू काका ये काम हमेशा ही एक मचिए पर बैठकर किया करते थे, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उनका एक हुक्का रखा रहता जिसे वो बीच बीच में पीते रहते। गांव में लेखक का दोपहर का अधिकतर समय बदलू काका के पास बीतता। और एक और बात, बदलू काका उन्हें लला कहा करते। कैसे हो लल्ला? और लेखक के पहुंचते ही उनके लिए तुरंत एक मचिया मंगवा देते। वो बैठे बैठे बदलू काका को इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाते। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहते, मानो वो बेलन न होकर किसी नई दुल्हन की कलाई हो। वैसे बदलू काका पेशे से मनिहार थे। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। लेकिन एक बात तो थी, बदलू काका वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाते थे। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी महिलाएं उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी इन चूड़ियों के बदले पैसे नहीं लेते थे, बल्कि पैसों के बदले लोगों से अनाज लिया करते थे। बदलू काका का स्वभाव बहुत ही सीधा था। वो कभी भी किसी से झगड़ते नहीं थे। हाँ, ये अलग बात थी कि कभी कभी शादी विवाह के अवसरों पर वो जिद पकड़ लेते थे। वह भले ही जीवन भर चाहे कोई उनसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेते। शादी ब्याह के मौकों पर वो चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेते थे। यदि संसार में बदलू काका को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उन्हें कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ उठते और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देते। बदलू काका लेखक से घंटों बातें किया करते। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, क्या बात है लल्ला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उनसे कहता कि अरे काका, शहर में तो सब कांच की ही चूड़ियां पहनते हैं। तो वो उत्तर देते, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू काका लेखक की अच्छी खासी देखभाल और खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उनकी गाय का दूध होता वो हमेशा उनके लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। बदलू काका लेखक के लिए रोज ही 1-2 रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना देता। लेखक अक्सर अपने मामा के गांव जाया करता था, लेकिन वो वहां केवल 2-3 बार ही जा पाया था कि उसके पिता का दूर के शहर में तबादला हो गया। इसके बाद वो लंबे समय तक मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 साल बाद जब लेखक फिर से वहां गया तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। गांव में कई दिन बीत जाने के बाद भी उसे बदलू काका की याद नहीं आई।
इस दौरान उसने देखा कि गांव की लगभग सभी महिलाएं अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। एक दिन बरसात में उसके मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में चुभ गई, जिससे खून बहने लगा। उस समय मामा घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी और उसे पट्टी करवाने ले जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू काका की याद आ गई। वो उनसे मिलने उनके घर गया। आज भी बदलू काका उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था और उन्हें खांसी भी थी। नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उन्होंने लेखक की नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गए। लेकिन उन्होंने लेखक को पहचाना नहीं और काफी देर तक उसकी ओर देखते रहे। अरे मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। लेखक ने अपना परिचय दिया, लेकिन बदलू काका फिर भी चुप रहे, मानो वे अपने पुराने समय की कुछ बातें याद कर रहे हों। फिर अचानक वे एकदम बोल पड़े, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर तक शांति छाई रही। लेखक ने इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर उन्होंने देखा कि वहां ना तो मछिया थी और ना ही गाय। ये देखकर उन्होंने बदलू काका से पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। बदलू काका कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है काका, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने कहा। सही कह रहे हो लला, कांच की चूड़ियां जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही नाजुक भी। जरा सा दबाव पड़ा नहीं कि टूट गई। कहते कहते उन्हें खांसी आ गई और वो बहुत देर तक खांसते रहे। लेखक को लगा कि उन्हें दमा है। न जाने कैसे उन्होंने लेखक के मन की बात सुन ली और बोले, दमा नहीं है मुझे लला, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। उन्हें लगा बदलू काका के अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। कुछ तो है जो बदलू काका लेखक से छुपा रहे हैं। लेखक देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, मतलब कितनों का रोजगार छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी, और फिर वो बोले, आम की फसल अब कैसी है काका? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर लेखक की ओर देखकर बोले, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाई कैसे जाने दूंगा तुमको। लेखक चुप हो गया। उसे वे दिन याद आ गए जब बदलू काका उसके लिए मलाई बचा कर रखते थे। फिर वे बोले, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, बदलू काका की बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, बदलू काका हंस पड़े। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक टाइम में खा जाता था। अरे काका, आप लोगों की एक बात और है, लेखक ने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम हाथ में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उसकी नज़र एक क्षण के लिए रज्जो के हाथों पर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थीं। बदलू काका ने लेखक की नज़र देख ली और बोल पड़े, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। मैंने उनको कहा जाकर शहर से ले आओ। फिर लेखक ने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला गया। लेखक को खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, बल्कि वो इस दुख भरे जीवन में भी हंसकर जी रहे थे। आज के अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि परंपरा और मेहनत की अपनी अलग पहचान होती है। बदलू काका का जीवन हमें सादगी और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।